और आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में अब कुछ ही महीने रह गए हैं। सियासी पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी सियासी पारे को समझने के लिए आज हम आए हैं अपना दल के विधायक आर.के. वर्मा जी से। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये बताइए, आप बीजेपी के सहयोगी दल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप 4.5 साल को? देखिए, 2017 के चुनाव के पहले हम सब लोगों ने जो अपेक्षा की थी कि अपना दल भारतीय जनता पार्टी मिलकर के सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश को विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडाराज मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश बनाएगी, इस सोच के साथ 2017 के पहले गठबंधन हुआ और हम सब लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा। लेकिन आज बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अपेक्षाएं आम आवाम की थी, आम जनमानस की थी और जनप्रतिनिधियों की थी, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। भ्रष्टाचार थाने से लेकर के एक ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी, लेखपाल से लेकर के जिले के कार्यालय से लेकर के प्रदेश के कार्यालय तक भ्रष्टाचार कहीं पर कम नहीं हुआ है। हम लोगों को बहुत अफसोस हो रहा है कि हमने जनता के बीच में जाकर के वायदा किया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम करेंगे, लेकिन सरकार हमारी भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने में नाकामयाब रही है। सर, आप पेशे से डॉक्टर हैं और अभी हम लोग कोरोना काल में देखें तो स्वास्थ्य सिस्टम जितने भी थे उतने खास नहीं रहे और आज़ादी के 70 साल बाद भी हम उस सिस्टम को पक्की तरीके से मजबूत नहीं कर पाए। उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चिकित्सा सुविधा में भारत का स्थान पूरी दुनिया के दूसरे देशों में बहुत निचले पायदान पर आता है और कोरोना काल में जब 2019 दिसंबर में कोरोना का परिचय पूरी दुनिया को प्राप्त हुआ और उसके बाद मार्च 2020 तक भारत के कोने कोने में कोरोना पहुंच चुका था और चाहे वो WHO की गाइडलाइन हो या भारत सरकार की गाइडलाइन हो, जो गाइडलाइन आम जनमानस के बीच में आई, वो जनमानस में बीमारी के प्रति सजगता नहीं, भय पैदा करने के लिए आई। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं कि कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उसके घर के दायरे में लगभग 500 मीटर की 1 किलोमीटर की बैरिकेडिंग कर दी जाती थी और जिस तरीके से उसको स्थानीय प्रशासन के साथ और एम्बुलेंस चिकित्सकों के साथ उसको अस्पताल ले जाया जाता था, समाज में एक दहशत पैदा हुई कोरोना के नाम पर। और अगर हम इसको दहशत पैदा करने के बजाय हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करते, और परिणाम क्या हुआ कि बाद में हमको कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ये कहना पड़ा कि आप अपने घर में ही आइसोलेट रह करके इलाज ले सकते हैं, आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी तब आपको अस्पताल ले जाया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि दोनों गाइडलाइन में पहले इतना डर पैदा किया गया, लोगों ने तरह तरह के अपमान सहे, कितने लोगों के ऊपर फर्जी कार्रवाइयाँ हुई, लोग जेल गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना का मैनेजमेंट हमारे देश में ठीक तरीके से नहीं हुआ। अगर कोरोना मैनेजमेंट की गाइडलाइन ठीक तरीके से की गई होती, लोगों को बीमारी के प्रति जागरूकता पैदा की गई होती, तो जो नुकसान हुआ देश में, सब लोगों ने अपने परिजनों को खोया, अपने इष्ट मित्रों को खोया, वो शायद हमको नहीं खोना पड़ता। एक समय ऐसा आया जब 2020 में अप्रैल के महीने से लेकर के 15 मई तक कहीं पर भी बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली और लोग सड़कों पर तड़पते हुए ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ा। और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का इस पर कितना शर्मनाक बयान आया कि उत्तर प्रदेश से ऑक्सीजन के अभाव में कोई मौत की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सरकार ने सभी उत्तर प्रदेश के विधायकों की क्षेत्र विकास निधि इस आशा से ली थी कि वह विकास निधि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए चिकित्सीय संसाधन मुहैया कराने का कार्य करेगी। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि चाहे मेरा जनपद प्रतापगढ़ हो, प्रयागराज हो, किसी भी जनपद में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए विधायकों की ली गई
क्षेत्र विकास निधि की धनराशि का इस्तेमाल नहीं किया गया। वह सरकारी तंत्र की भेंट चढ़ गई। एक भी जनपद में, एक भी विधानसभा में कोई ये नहीं कह सकता कि विधानसभा क्षेत्र निधि से यहाँ पर कोई ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया या कोरोना मैनेजमेंट के लिए कोई अस्पताल बनाया गया। कोई भी चिकित्सीय संसाधन उसके तैयार नहीं किए गए। सर, बात अगर कानून की करें तो हाथरस कांड देखें या मनीष गुप्ता का कांड देखें, जो मर्डर केस हुआ, उसमें सरकारी कोई भी हो सर, लेकिन कोई जनता की सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं लेती है? जी, ये घटनाएं बेहद ही दुखद रही हैं और घृणित रही हैं, निंदनीय रही हैं। हाथरस की घटना भी, जहां एक गरीब परिवार की बेटी के साथ इतना दुखद हुआ और उस घटना को छुपाने के लिए वहां के सरकारी तंत्र ने, चाहे वो जिलाधिकारी से लेकर के वहां के एसपी तक ने जिस तरीके की कार्रवाइयां करी, वह निंदनीय है। और मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी और पुलिस दोनों ही बेलगाम है। आम जनमानस ने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना दल की सरकार बनाने का कार्य किया, वह अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई है। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। सभी ब्लॉकों पर बैठे हुए अधिकारी, कर्मचारी सब प्रधानों से कमीशन लेते हैं और जितने भी विभाग के अभियंता हैं, इंजीनियर हैं, अन्य अधिकारी हैं, सभी कमीशन लेकर के काम कर रहे हैं। तो आज मैं ये कह सकता हूं कि हमने जो उम्मीद करी थी कि भारतीय जनता पार्टी अपना दल की सरकार में भ्रष्टाचार का अंत होगा, वह भ्रष्टाचार हम लोग नियंत्रित नहीं कर पाए। मैं अपनी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार ये आग्रह करता हूँ, विनम्र आग्रह करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर नियंत्रण रखें, ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण रखें। सर, बात आपके जिले की करें तो विकास और रोजगार को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं, एक विधायक के रूप में बताइए? एक विधायक के रूप में मैं आपको बता दूं कि विधायक चाहे उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से, उसकी जो योजनाएं हैं, योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए जो प्रयास हो सकता है उसको मैंने किया। और मैंने अपनी विधानसभा विश्वनाथगंज में बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हासिल करने का कार्य किया। मेरी विधानसभा में पहले एक भी सड़क ऐसी नहीं थी जो किसी ने 7 मीटर चौड़ी बनाई हो उत्तर प्रदेश सरकार से। मैंने दर्जन भर से ज़्यादा सड़कें मेरी विधानसभा में, एक सड़क कटरा मेदिनीगंज से कटरा गुलाब सिंह लगभग 20-22 किलोमीटर की सड़क है, मैंने 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाया। विश्वनाथगंज से मानधाता होते हुए जटवारा की सड़क हमने 7 मीटर चौड़ी बनाया। हमने सराय हरिनारायण बेलखरी होते हुए मोहनगंज तक की सड़क को 7 मीटर चौड़ा बनाया। हमने अजगरा से लेकर के शमशेरगंज की सड़क 7 मीटर चौड़ा बनाया। लीलापुर, साहबगंज, तेजगढ़, सड़वा चंद्रिका धाम को जोड़ने वाली सड़क को 7 मीटर चौड़ा बनाया। आज मैं कह सकता हूं कि जिस विश्वास के साथ विश्वनाथगंज विधानसभा की जनता ने मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगातार भेजने का कार्य किया है, मैं उस विश्वास को पूरा कर पा रहा हूं। मैंने अपनी विधानसभा में लगभग छोटे बड़े दर्जन भर पुल बना करके जनता जनार्दन को समर्पित करने का कार्य किया है। सर, जिस तरह आप बीजेपी सरकार के लिए मुखर हैं, तो क्या कह सकते हैं आप बीजेपी के साथ इस टाइम चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं बीजेपी सरकार का मुखर विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी सरकार को सचेत कर रहा हूं कि आज ये समाज का दर्द है, उत्तर प्रदेश के आम आवाम का दर्द है। अगर सरकार में बैठे हुए लोग जनता की उस दर्द को समझ सकते हैं और उसका निराकरण कर सकते हैं, तब हमारी सरकार दोबारा लौट करके आएगी। अगर जनता नहीं खुश रहेगी, समाज नहीं खुश रहेगा, सामाजिक न्याय नहीं रहेगा, नौजवानों के साथ न्याय नहीं होगा, तो सरकार कभी लौट करके नहीं आती है। इसलिए मैं अपनी सरकार से बार बार आग्रह करता हूं कि जो आज आम जनमानस को पीड़ा पहुंचाने वाली चीजें हैं, हमारे तंत्र के द्वारा पैदा की जा रही हैं, उसका खात्मा होना चाहिए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अपना दल के विधायक आर.के. वर्मा। किसी ने सच ही कहा है कि सरकारें बदलती हैं और सरकारों के सिर्फ चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं। तो देखते रहिए हमारा चैनल फुटकर न्यूज़।